नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों रहने वाली है हमारे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर। ठीक है, यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को। ठीक है, तो पूरी बुक कवर करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत। तो आज की पहली वीडियो है दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ दोस्तों चैनल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो पहला चैप्टर है उसको, भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इतिहास, एक सेकेंड, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अतीत को ही इतिहास कहा जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था दोस्तों, तो हेरोडोटस क्या था, प्रथम यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, और प्रथम इतिहासकार भी इसे ही माना जाता है, यानी कि प्रथम यूनानी इतिहासकार पूछे या फिर प्रथम इतिहासकार या इतिहासकार का पिता, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समर्थ निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो यह किसने कहा था, यह कहा था दोस्तों थ्यूसीडाइडिस। थ्यूसीडाइडिस ने यह कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है दोस्तों, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है, तो द हिस्ट्रीज किसने लिखी है दोस्तों, यह लिखी है हमारा मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो मेगास्थनीज क्या है, इसके रचनाकार हैं। रचनाकार मेगास्थनीज नहीं होगा दोस्तों, द हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे हेरोडोटस ने। माफ़ करना दोस्तों, गलती होगी मेरे से, हेरोडोटस ने यह लिखी है। अगला है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, यहाँ पे यह है हमारी दोस्तों हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता के लिए कह रहा है ये। ठीक है, थोड़ा घुमा रखा है कि पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है, तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन हीगेल का है। ठीक है, हीगेल का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से सही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है हीगेल का। ठीक है, हीगेल का यह कथन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन है हीगेल का। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो यह किसका कथन है दोस्तों, यह कथन है हमारे मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो यह कौन सा एक इतिहास का विषय है दोस्तों, मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, तो वह कौन सा करता है यहाँ पे, तो इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यह यहाँ पे विषय इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों, तो किसने किया था, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया था दोस्तों, तो मार्क्स ने यह किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, तो किस सिद्धांत की मदद से समझाया दोस्तों, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से इन्होंने यह समझाया है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है दोस्तों, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है कार्लायल का। ठीक है, कार्लायल का यह कथन है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा पूछे नहीं जाते एग्जाम में, पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पहले चैप्टर से, तो हम देखेंगे सारे ही क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे यह कूट दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे इसका हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम
ठीक है। ओकसाट, तो ओकसाट यहाँ पे क्या है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो यह ओकसाट किसके लिए है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट करके चलेंगे तो यह होगा हमारे, ठीक है, ओकसाट का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, तो यह ओकसाट का है। अगला है ट्रेविलियन। ट्रेविलियन के अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेविलियन के लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा दोस्तों हमारा, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो यह कहा था ट्रेविलियन ने, इतिहास का महत्व क्या है, वैज्ञानिक नहीं है। कालिंगवुड ने क्या कहा था दोस्तों, तो कालिंगवुड ने कहा था यहाँ पे, इतिहास संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, संपूर्ण विचार इतिहासों का विचार है। और ब्यूरी का यहाँ पे कथन देखेंगे तो दोस्तों, ब्यूरी का कथन है यहाँ पे, ठीक है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखेंगे तो एक का यहाँ पे 4 हो रहा है, एक का 3, 2 का 4, तो 1 का 3, 2 का 4, सी का 1। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे हमें राइट दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो किस इतिहास दर्शन का शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो किसने कहा था दोस्तों, यह कहा था यहाँ पे बेनेडिटो क्रोचे ने यह कहा था। अगला है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, यहाँ पे E.H. कार ने यह कथन कहा था। ठीक है, E.H. कार। आगे है अगला क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। तो बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, या फिर ब्रिटिश काउंसिल, या फिर बुकिंग क्लर्क। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट का एक क्या है, एक संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अगला है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एडी का पूर्ण रूप होगा दोस्तों, एनो डोमिनी होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नोलेजमेंट ड्यू या आफ्टर डेट। यह होता है दोस्तों हमारा, अगर हम इसको देखें तो इसका होगा एनो डोमिनी, इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। ईसा पूर्व के लिए हम BC का यूज़ करते हैं और ईस्वी के लिए हम AD का यूज़ करते हैं। अगला है वर्ष 50 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसको क्या हम यहाँ पे वर्ष 50 ईसा पूर्व, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं 150 ईसा पूर्व के बाद आता है क्या, 50 ईसा पूर्व। 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व। अगला है, वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है दोस्तों। तो वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है, यह आता है 11वीं शताब्दी में। ठीक है, किस में आता है दोस्तों, 11वीं शताब्दी में यह आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो विक्रम संवत्सर कब आया दोस्तों, कूट भी यहाँ पे दिया होगा, नेक्स्ट पेज पे तो नहीं है कूट, हाँ नेक्स्ट पेज पे है दोस्तों। चलो देखते हैं, ऊपर देखते हैं और नीचे फिर मिलाएंगे हम। ठीक है, तो विक्रम संवत्सर यहाँ पे कब आता है दोस्तों, विक्रम संवत्सर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कूट देखें इसका, विक्रम संवत्सर दोस्तों ये हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। गुप्त संवत्सर यहाँ पे हो जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो डायरेक्ट हम कूट को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, देख लेता हूँ मैं एक बार बुक में।
इसका दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए का 4, बी का 3, सी का 2। ठीक है, और डी का 1। तो ये यहाँ पे सही होगा। विक्रम संवत्सर कब आया? 58 ईसा पूर्व। और ठीक है, शक संवत्सर कब आया दोस्तों? 78 ईसा पूर्व में। और गुप्त संवत्सर आया यहाँ पे 320 ईस्वी में। और कली संवत्सर आया था 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये 78, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये शक संवत्सर कब आया था? 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ, अभी हमने देखा ऊपर, 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है विक्रम संवत्सर। ठीक है, 78 विक्रम संवत्सर कह रहा है, नहीं ये तो शक संवत्सर हो गया ना। विक्रम संवत्सर होता है दोस्तों 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में ये आता है विक्रम संवत्सर। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, उस टाइम किसका शासनकाल था? ये था कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, जो कि 78 ईसा पूर्व में आया। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 1920 और गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो यह किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, गुप्त संवत 319-320 में जो प्रारंभ किया गया, उसका श्रेय किसे जाता है प्रारंभ करने का? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया दोस्तों? तो किस उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रारंभ किया था? तो यह किया था यहाँ पे अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में उसने यहाँ पे इसका उपलक्ष्य इसके उपलक्ष्य में प्रारंभ किया था। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है, शक संवत 78 में प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत 319। ठीक है, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होना चाहिए। 1, 2, 3 और 4 शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं दोस्तों, भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 से नहीं दोस्तों, उससे पहले भी हो गया था। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही हैं और चौथा यहाँ पे गलत है। अगला है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्ष संवत की स्थापना हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में की थी दोस्तों। तो किस उपलक्ष्य में यहाँ पे करी गई थी? तो वह की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में की थी। अगला है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलश्रियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलयुरी संवत भी कहा जाता है उसे। ठीक है, कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण उसको कलयुरी संवत भी कहा जाता है। तो यह किसे कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों? त्रैकुटक संवत को कहा जाता है। ठीक है, त्रैकुटक संवत को। अगला है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का यहाँ पे प्रचलन किसने किया था दोस्तों? यह किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने। ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ ने यह किया था। ठीक है, पंचम ने, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है दोस्तों? किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे है इनमें से दोस्तों? तो वही हमें बताना है यहाँ पे किसे है। तो इसमें से है लक्ष्मण सेन को। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो 2009 में शक संवत का वर्ष होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो यह होगा यहाँ पे 1931। ठीक है, 1931 क्या होगा, शक संवत का वर्ष होगा इसके आधार पर। ठीक है, अगला है विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा दोस्तों। तो विक्रम संवत को 2070 के ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा। तो विक्रम संवत हमने देखा था 58 ईसा पूर्व में हुआ था, तो यानी कि इसका क्या होगा, यहाँ पे सीधे हम क्या कर देंगे, 2070 में से 58 माइनस कर देंगे। तो 58 माइनस करेंगे तो लगभग 2013 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2013 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो विक्रम संवत और शक संवत, तो विक्रम संवत 58 और शक संवत 78, तो इसके बीच में होगा यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना, 135 वर्षों का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 135 वर्षों का अंतर रहेगा। कैसे रहेगा दोस्तों, विक्रम संवत आता है यहाँ पे 58, ठीक है, विक्रम संवत आता है 58 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक है, और यहाँ पे जो है शक संवत आता है दोस्तों 78 AD में। तो अब आप इसमें से अगर घटाएंगे तो आपको 135 वर्षों का यहाँ पे गैप मिलेगा। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। आगे है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा दोस्तों, वही जोड़ो घटाना करना है आपको इसमें भी। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष में, शक संवत कब आया दोस्तों, शक संवत 78 में आया और 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष इसमें क्या होगा दोस्तों। तो सीधे इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 600 ईस्वी। ठीक है, 600 ईस्वी। आगे है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा। तो शक संवत क्या होगा दोस्तों, उसका शक संवत होगा यहाँ पे 1928 साके। ठीक है, 1928 साके। आगे है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति इंपॉर्टेंट है। स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने में प्रयुक्त की जाती है। तो यह की जाती है दोस्तों भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए यह पद्धति समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था दोस्तों। तो यह किसने किया था, यह किया था यहाँ पे विलर्ड लिब्बी ने। ठीक है, विलर्ड लिब्बी ने यह किया था। आगे है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन 40 पद्धति अपनाई जाती है। और कार्बन 40 पद्धति के आधार पे ही यहाँ पे पता किया जाता है कि कोई पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, अस्थियाँ मिलती हैं, तो उसका कितने साल पुरानी है और उसके कार्बन 14 पद्धति के अंतर्गत ही उसका क्या पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु किसके निर्धारण के हेतु यहाँ पे प्रयुक्त होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग किससे यहाँ पे संबंधित है दोस्तों, यह है जीवाश्म से। ठीक है, कार्बन डेटिंग जीवाश्म से। आगे है प्रागैतिहासिक काल का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है कब माना जाता है, जब मानव ने लिखना सीखा दोस्तों। जब मानव ने लिखना सीखा तो तब ही प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ माना जाता है। आगे है यानी कि इसके कहने का अर्थात यह है कि प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं और इतिहास के हमें लिखित साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं।
आगे है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है दोस्तों, यह कब से माना जाता है? ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से। आगे है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो इसमें क्या मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हमें लेखन की शैली मिली है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह हमें लेखन प्रमाण मिला है। आगे है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो किस एक के रूप समान है दोस्तों? एक चैत्र। ठीक है, एक चैत्र किसकी? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है तो वह है हमारा दोस्तों, जो हमारा चैत का महीना लगता है ना पहला शक संवत के हिसाब से। ठीक है, तो वह ग्रेगोरियन कैलेंडर में उसको 22 मार्च अथवा 21 मार्च से हमारा स्टार्ट होता है। क्या? यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर में। और शक संवत का वह चैत्र का पहला दिन होता है, यानी कि पहली पैट कहते हैं ना, तो पहला दिन होता है शक संवत के। ठीक है, आगे है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो यह किसने चलाया दोस्तों? यह चलाया सेलेरियस ने। ठीक है, सेलेरियस ने यह चलाया। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यह है यूपीएससी 2014 में पूछा गया था, ऊपर वाला प्रश्न। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में बन जाएंगे तो वहाँ होश उड़ने की पूरे चांसेस हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना किसने दी इसमें से दोस्तों? तो यह दी थी अल्बरूनी ने। ठीक है, अल्बरूनी ने यह सूचना दी थी। तो इतने क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि एक नॉर्मल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास के संदर्भ में, तो वह मैंने आपको बता दिया है। और आगे हम इससे आगे ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे भारत के। ठीक है, भारत के इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत और बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंतर्गत बनते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में वहाँ पे कवर करेंगे। और कमेंट करके एक ज़रूर से जाना दोस्तों, क्योंकि ये प्लेलिस्ट हमें पूरी बनानी है। और रिसेंट जो ऑब्जेक्टिव है इसमें न ही इतिहास बल्कि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, सारे एमसीक्यू यहाँ पे कवर करने हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अगर हम इस बुक को यहाँ पे एकदम तैयार करके रखते हैं तो हमें यहाँ पे सामान्य अध्ययन का चैप्टर हमारा लगभग यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।